बच्चों, आज हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। मतलब हमारा लंग जब हम सांस लेते हैं तो हिलता है कि नहीं, महसूस कर सकते हैं। तो किसकी मदद से होता है? पेशी कोशिकाओं के। आइए हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कैसी कैसी ऊतक और कैसे कैसे कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, तो हमने सांस लेने वाले के प्रकार में पढ़ा। हम इधर नहीं जाते हैं, हम सीधा एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर में जहाँ एक एपिथेलियम ऊतक होता है। जंतु को शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक होते हैं। मतलब त्वचा के ऊपर जो ऊतक होता है, स्किन का या किसी भी अंग के ऊपर का जो लाइनिंग होता है या स्तर होता है, उसको कहें वो किससे बना हुआ होता है? वो एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ होता है, यानी कि एपिथेलियम ऊतक से बना हुआ होता है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंग और गुहिकाओं को ढकते हैं। ठीक है, त्वचा, मुंह, आहार नलिका, रक्तवाहिनी, नलिका स्तर, फेफड़ों की कुपिका, है ना, वृक्कियां, नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और यह एक अनवरत परत, ठीक है, अनवरत परत का निर्माण करती हैं। ठीक, इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह बाहर निकलता है और वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच एक क्या होता है? बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग रखती है। ठीक है, विभिन्न एपिथेलियम की रचना विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्य पर निर्भर करता है। मतलब एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण। ये सारे ही किसके उदाहरण हैं? एपिथेलियम टिश्यू के या उस एपिथेलियम ऊतक के उदाहरण हैं। या मतलब शल्की हो गया, घनाकार हो गया, है ना, स्तंभाकार हो गया, है कि नहीं, तो स्तरित सिल्की हो गया। मतलब उनके कार्य के अनुसार और वो किस स्थान पर है, उस स्थान के अनुसार इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका, जहां पदार्थ का संवहन है कि नहीं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर लाइनिंग में, वहां लंबी एपिथेलियम कोशिका मौजूद होती है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम, ठीक है ना, एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में, ठीक है, पक्षमाभ यानी कि सीलिया होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसे रचनाएं होते हैं। ठीक है, ये सीलिया गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को, ठीक है ना, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसके तांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? वहां यह इसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करते हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशीय ग्रंथ का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आप लोगों का एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। हम आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में या अगले चैप्टर में, अगले क्लास में, कि संयोजी ऊतक क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।
इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन चित्रों को सीखेंगे। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि घनाकार एपिथेलियम ऊतक का चित्र बना के दिखाइए और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका क्या कार्य होता है। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सबको चित्र के साथ सीखेंगे, इनके स्थान कहाँ होता है, इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।